हेलो एवरीवन, सलक्षतक विधि मानसी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज से आपके एग्ज़ाम्स जो है पीटी का जो एग्ज़ाम्स आ रहा है, तो आपके लिए जो है एक प्रैक्टिस सेट डेली स्टार्ट किया जा रहा है। तो आपके एग्ज़ाम पुर्स की एक प्रैक्टिस बुक है, ठीक है, जो इसका न्यू एडिशन आया है, तो उसमें लगभग 20 प्रैक्टिस सेट है और 10,000 जो जीके जीएस के क्वेश्चन है। तो आपको जो है 20 प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन में इस सीरीज में आपको पढ़ाऊंगी। तो ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और ये सीरीज रेगुलर रखनी है या और भी आपको किसी बुक की प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। तो वो नाम संयुक्त प्रांत बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से कुछ हिस्सा जो है अलग करके क्या बना दिया गया था? उत्तराखंड बना दिया गया था। तो कब बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड? वर्ष 2000 में। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हुआ? संयुक्त प्रांत का नाम कब बदला था? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट की शुरुआत हुई। तो कहाँ पर शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट की शुरुआत की गई है? दिल्ली में, असम में, नागपुर या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है देश के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट की शुरुआत कहाँ हुई है? असम में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो हमें बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। तो कौन से जिले में हुआ था? एटा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर। इससे जुड़े और भी फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जन्म तो इनका एटा में हो गया। तो अमीर खुसरो को तूती ए हिंद और क्या उर्दू साहित्य पिता भी कहा जाता है। तो क्या क्या कहा जाता है इन्हें? तूती ए हिंद और उर्दू साहित्य पिता भी कहा जाता है। इन्हें कव्वाली का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो अमीर खुसरो की रचना कौन कौन सी है? मिफ्ता उल फुतूह, दुरूद उल कमाल, ठीक है, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? तो हमें इसका आंसर बताना है। तो अरुणा आसफ अली जो है प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में क्या किया था? कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। तो इन्हें किस लिए याद किया जाता है? कांग्रेस के इन्होंने झंडा फहराया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया था? तो आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में क्या थे? गांधी जी वापस आए थे। ठीक है, तो उन्होंने अपना पहला सफल सत्याग्रह जो था वो बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी के राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत और जर्मनी द्वारा निम्नलिखित में से किस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और जर्मनी ने किस पर हस्ताक्षर किए, हमें ये बताना है। तो भारत और जर्मनी द्वारा इंडो जर्मनी हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर आशय की संयुक्त घोषणा पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडो जर्मनी हाइड्रोजन टास्क फोर्स। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आप जानते हैं कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की थी। और जो खालसा निष्ठावान समुदाय है, ठीक है, जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को धारण करता है तथा योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो
क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत की? ठीक है, तो सिख गुरु कौन से थे, उन्होंने क्या किया था? सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। तो किस नाम से थी? आनंद कारज के नाम से। तो ये शुरुआत किसने की थी? तो सिख गुरु गुरु रामदास द्वारा सिख विवाह समारोह की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और किस नाम से की गई थी? आनंद कारज के नाम से की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुरु रामदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 838 टेराफ्लॉप की क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर, और क्या नाम है उसका? परम आनंद। ठीक है, तो नहीं, परम अनंत किस आईटीआई संस्थान में स्थापित किया गया है? तो परम परम अनंत को जो है किस आईटीआई संस्थान में स्थापित किया गया है? तो परम आनंद आईटीआई गांधीनगर। ठीक है, तो कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी गांधीनगर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर सी, 1975 में आपातकाल के समय चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो कौन सा सही है, हमें ये बताना है। तो कौन सा सही होगा इसमें? 1975 में आपातकाल के समय आपको ही पता है कौन थे? इंदिरा गांधी क्या थी? भारत की प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें भी ये बताना है कि कौन सा सही मिलान है। अनुच्छेद 19 ई में संघ बनाने का अधिकार, और बी में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 19 बी किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। सी है अनुच्छेद 19 ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और 19 जी में क्या? शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा राइट है। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर सी, 19 ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। इनमें से बताना है कि कौन सा गलत है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। ऑप्शन नंबर सी है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ऑप्शन नंबर डी है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति ही राज्यपाल बन सकता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, मतलब ये ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किस सलाह पर नियुक्त किया जाता है? जो रेल मंत्री होते हैं वो क्या है? रेल मंत्री को किसकी सलाह पर जो है नियुक्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा कथन सही है, इसमें हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी, मोहब्बत हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले राष्ट्रपति थे मुस्लिम। या एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1967 से 1969 तक था। तो जाकिर हुसैन का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी बतानी है, तो क्या है? अम्मान। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा बतानी है, तो कौन सी होती है? तोग्रो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मंगोलिया की मुद्रा क्या होती है? तोग्रो। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बातर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखते हैं, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में बताना है और तीसरे नंबर का बताना है हमें। ठीक है, तो एशिया के 5 अधिक जनसंख्या वाले देश देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? चीन। दूसरे नंबर पे है भारत। तीसरे पे है इंडोनेशिया। चौथे पे है पाकिस्तान और पांचवे पे है बांग्लादेश। तो हमें तो तीसरा बताना है, तो तीसरा क्या है? इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किस में दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में जो है ब्राजील में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तथा सबसे छोटा पूछा जाए अगर आपसे तो वो कहाँ है? फ्रेंच गुयाना में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर कौन सी पूछी जाए आपसे? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी जा रही है तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी जो है कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और ठीक है, गोदावरी को और क्या कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से क्या है? होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष कब? 10 दिसंबर को क्या होता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एकमात्र न्यायालय है जो देश के बीच क्या करता है? विवादों को हल करता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। और ये कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। और अगर द हेग आ जाए ऑप्शन में तो वो भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। तो निषेचन के बाद जो अंडाशय है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंटा ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो इसमें बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें होती है? पारे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। तो संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। तो पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयला पहली हवा से तैयार किया जाता है। यह पहला पूर्णतः सिंथेटिक फाइबर था और यह है, तो कौन सा है हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। तो किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया? तो कौन शीर्ष भागीदार बन गया?
तो कौन सा है वो? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने दिया था, हमें बताना है। तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो किसकी पूछ रहा? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, तो हमें बताना कि कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो कब मनाया जाता है? 15 मार्च। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना के विमान की प्रथम महिला पायलट कौन है? वायुसेना विमान की हमें बतानी है प्रथम महिला पायलट। तो इसका 32 का राइट आंसर क्या होगा? हरिता देओल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र स्थित है, तो विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। अहमदाबाद में। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? तो शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जो है किसके द्वारा दी जाती है? ये है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक, एक आपका क्वेश्चन जो है पुस्तक से ही बन जाता है। तो अमेजिंग अयोध्या जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो हमें क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? नीना राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरलैंड की मुद्रा है, तो आयरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन, सीईओ कौन थे? ये पूछ रहा है कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या है? सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के वो भी कौन से पूछे गए? प्रथम पूछे गए, ठीक है, ना कि वर्तमान। तो कौन है? सिंधु श्री खुल्लर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के पूर्व सचिव सिंधु श्री खुल्लर को क्या है नीति आयोग का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया था, और वर्तमान में अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्यूबा की राजधानी है, तो क्यूबा विश्व का एक महत्वपूर्ण देश है। क्यूबा उत्तरी अमेरिका एवं कैस्पियन सागर में स्थित है, और क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की कुल संख्या कितनी है? तो तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगे में समान अनुपात में 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो आपसे कितना है? 3:2। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का क्या होता है? एक चक्र होता है। इसमें कितनी तिल्लियां होती है? 24। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को का जो प्रारूप है वो कब अपनाया था? तो अगर आपसे पूछा जाए तो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो जो नोबेल पुरस्कार उनकी शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार जो है नोबेल फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो है विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, और प्रथम नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में क्या था? दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो कहाँ पे हुआ है प्लाज्मा बैंक की शुरुआत? कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए राजधानी दिल्ली में जो है प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है, और यह जो है देश का पहला प्लाज्मा बैंक है। कोरोना मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित भी हुई है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए अगर प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो हमें इसकी घोषणा बतानी है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा 1993 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो आसियान की स्थापना देख लेते हैं पहले। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक में की गई थी, ठीक है। और आसियान का आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो वो कहाँ है? जकार्ता। और जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। अब आपसे पूछा जाए जो आसियान है ये कितने देशों का समूह है? 10 देशों का क्या है? समूह है, जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। और इसके 10 सदस्य हैं आपसे पूछा जाए तो कौन कौन से देश हैं? एक तो इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस। आप क्या करें, इन्हें नोट कर लें। ऐसा हो सकता है कि अब ये ऑप्शन ना है, इनमें से कोई सा ऑप्शन आ जाए, ठीक है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, ब्रुनेई, वियतनाम और बर्मा, उसे और क्या नाम है इसका? म्यांमार, ठीक है। तो आपको 10 बता दिए गए हैं। तो आसियान का जो सदस्य इनमें से भारत नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में क्या आ जाए? भारत आ जाए। लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 43 का जो है राइट आंसर क्या होगा? वेनेजुएला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव में हरियाणा सरकार द्वारा स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो हमें उनका गांव बताना है कि उनका गांव कौन सा है। तो नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव पानीपत में हरियाणा सरकार द्वारा स्टेडियम बनाने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पानीपत में। भारत में जीएसटी लागू करने के लिए सबसे पहले सिफारिश की थी। तो जीएसटी लागू करने के लिए सबसे पहले सिफारिश किसने की थी? तो हमें ये बताना है। तो भारत में जीएसटी लागू करने के लिए सबसे पहले विजय केलकर ने सिफारिश की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। और देख लेते हैं इसके बारे में। पहले जो वित्त मंत्री के सलाहकार थे, ठीक है, जिन्हें भारत में आर्थिक सुधारों में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। विजय केलकर द्वारा राजकोषीय समेकन मार्ग के अंतर्गत प्रतिवर्ष राजकोष के घाटे में 3% और राजस्व घाटे में लगभग 5% की कटौती करते हुए FRBM अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो है सुझाव दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? विजय केलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंटेनर ट्रैकिंग के उद्देश्य से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ICD गड़ीहर शुरू गुरुग्राम में दिल्ली सीमा शुल्क द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परियोजना निगाह, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि परियोजना निगाह क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है? परियोजना निगाह। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है कंटेनर ट्रैकिंग के उद्देश्य से जो है अंतर्देशीय कंटेनर डिपो गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में दिल्ली सीमा शुल्क द्वारा क्या है शुरू की गई परियोजना का नाम क्या रखा गया है? परियोजना निगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो हमें ये किसे किसे सम्मानित किया गया, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? गुरु स्वामी कृष्णा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो क्वेश्चन नंबर 48 के क्या होगा? अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति बुजुर्ग निशानी का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 2012 से 17 तक क्या रहे हैं? राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो कौन सा देश है? अल्बानिया। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड क्या है कहा जाता है? तो देखते हैं। जो बांस के उत्पादन को हरित स्वर्ण या सोना कहा जाता है। बांस तेजी से बढ़ने के साथ साथ काफी मात्रा में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और क्या करता है? ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत जो है बेरोजगार युवाओं और किसानों को बांस उगाने पर 50,000 की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है।
क्या सब्सिडी मिलेगी। वही छोटे किसानों के जो है, छोटे किसानों को एक पौधे पर 120 की मिलेगी। और राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत किसानों को बांस के पौधे वन विभाग द्वारा क्या है उपलब्ध कराए जाते हैं। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं में बांस की खेती काफी अधिक मात्रा में की जाती है, जिसके कारण बांस निर्मित वस्तुएं जैसे क्या होता है, बांसुरी बनाई जाती है, डलिया, पंखे, फर्नीचर, सजावटी वस्तुएं आदि के द्वारा लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग ऐप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो क्या है, शाहरुख खान। तो शाहरुख खान को क्या है, ऑनलाइन गेमिंग जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब ये जो है आपका गणित का पोर्शन है, तो मैंने सोचा है कि अगर मैं पूरे प्रैक्टिस सेट को कराती हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो लगभग आपके 5 जो क्वेश्चन है वो तो चैप्टर से पूछे गए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन लगभग जो 20 क्वेश्चन हैं ये आपके ग्राफ के क्वेश्चन है। तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है, तो आपको वो वीडियो देखनी है, उसमें मैंने अच्छे से क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो हम इसे बस मैथ के पोर्शन को छोड़ के जो है आगे की सीरीज क्या स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, तो हमें बताना है कि कृत्रिम का क्या होता है, विलोम शब्द बताना है। तो कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्राकृतिक होएगा, कृति होगा, बनावटी होएगा या कृमि होगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या है, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है, प्राकृतिक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो हमें बताना है कि ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो ग्रह के पर्यायवाची जो शब्द है नक्षत्र है, और ग्रह के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, भाई नवरथ होता है, तारा, तारक, तारिका, ये सब क्या है इसके पर्यायवाची हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है, जिसकी आयु कम हो। तो भाई जिसकी आयु कम हो उसे क्या कहते हैं, जिसकी आयु कम हो उसे कहते हैं अल्पायु, और जिसकी अधिक हो उसे कहते हैं दीर्घायु। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर, अल्पायु। अभी बताना है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रास्ते से लौट आया, खालिस्तान वह चला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमें इसमें फिल करना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा। तो हम अगर यहाँ परंतु लिखते हैं कि रास्ते से लौट आया परंतु वह चला गया था, तो यही सही बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोतल में पानी क्या आधा भरा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। अब देखते हैं हिंदी का गद्यांश, ठीक है, तो गद्यांश जो है फर्स्ट है, प्राचीन भारत में शिक्षक को पिता से अधिक महान बताया गया है, समाज में उसका स्थान सर्वोच्च था। श्वेत जो है श्वेताश्वरोपनिषद में गुरु को ईश्वर के पद पर रखकर उसे परम श्रद्धास्पद बताया गया है। शिक्षक अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर भगाता था और समाज को एक नई दिशा देता था। आप स्तब्ध धर्मसूत्र में इसलिए कहा गया है कि शिष्य को अपने गुरु को भगवान की भांति मानना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा की भावना का प्रमाण एकलव्य की शिक्षा कथा से मिलता है। गुरु की सेवा से शिष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि मनुष्य तपस्या, ब्रह्मचर्य, अग्नि और गुरु की शुश्रूषा, ये शब्द भी आता है कि उसमें वर्तनी में, से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अतः आचार्य, माता पिता आदि का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य ब्रह्मा का, पिता प्रजापति का और माता क्या पृथ्वी का स्वरूप है। एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि आचार्य की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आचार्य की पूजा नहीं होती वहाँ सारी क्रियाएं क्या होती हैं, निष्फल हो जाती हैं। शिक्षक उच्च चरित्र वाला, अपने विषय में पारंगत, वाक चतुर, तार्किक, रोचक कथाओं का ज्ञाता एवं सदाचारी होता था। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि शिक्षक को विनयी, विनम्र, निष्पक्ष, नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, शांत चित्त, प्रखर बुद्धि वाला तथा व्याख्या करने में कुशल होना चाहिए।
शिक्षक के लिए आचार्य, उपाध्याय, गुरु, अध्यापक आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वैसे जो ये है समानार्थक प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें भिन्नता है। आचार्य उपनयन के पश्चात अपने शिष्यों को आचार्य की भी शिक्षा देता था। याज्ञवल्क्य उपनयन के पश्चात वेद पढ़ने वाले को आचार्य मानते हैं। मनु के अनुसार जो ब्राह्मण शिष्य या यज्ञोपवीत करके उपनिषद सहित सब वेद की शाखा को पढ़ता है उसे आचार्य कहा जाता है। अपने शिष्यों से जो धन आदि लेकर परिवार का पालन पोषण करता था उसे उपाध्याय की संज्ञा से संबोधित किया गया है। मनु ने उपाध्याय की परिभाषा बताते हुए कहा है कि जो वेद के एक देश अर्थात मंत्र एवं ब्राह्मण भाग को तथा वेद के अंग व्याकरण आदि को जीविका के लिए पढ़ाता है वह उपाध्याय कहा जाता है। जो गर्भधान आदि संस्कारों को विधि पूर्वक कराता है और अन्नादि के द्वारा अपने परिवार को बढ़ाता है अर्थात पालन करता है वह ब्राह्मण गुरु कहा जाता है। वर्ण क्या हुआ? जो ब्राह्मण अगन्ध्याय, पाक यज्ञ और अग्निशिष्टोम आदि यज्ञों को जिसकी ओर से करता था वह उसका ऋत्विक कहलाता था। ठीक है, तो आपने पैराग्राफ क्या है ध्यानपूर्वक पढ़ लिया। अब इससे क्वेश्चन आंसर इसमें से छांटते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यज्ञोपवीत धारण कर सभी वेद व उपनिषदों की शिक्षा देने वाला आचार्य कहलाता था। वेद के अंग व्याकरण आदि पढ़ने वाला उपाध्याय कहलाता था। उपनयन आदि संस्कारों को संपन्न करने वाला ब्राह्मण गुरु कहलाता है। उपनयन के पश्चात वेद की शिक्षा देने वाला आचार्य कहलाता था। तो हमें क्या बताना है? इसमें गलत बताना है। तो कौन सा गलत था इसमें से? उपनयन आदि संस्कारों को संपन्न करने वाला ब्राह्मण गुरु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में निम्नलिखित में से किस ऋषि का उल्लेख नहीं है? तो किस ऋषि का उल्लेख नहीं मिला था हमें? तो विश्वामित्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उल्लेख नहीं है? अब ये जो मैं पैराग्राफ पढ़ा था इसमें बताना किस ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिला था हमें? तो किसका नहीं मिला था? याज्ञवल्क्य स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में शिक्षक को किसके समतुल्य समझा जाता था? तो किसके समतुल्य समझा जाता था? ईश्वर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका मन शांत हो उसे कहा जाता है? तो भैया जिसका मन शांत हो उसे क्या कहा जाता है? शांत चित्र। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट दो गद्यांश आएंगे। ठीक है, आपके अभी 86 से 90 तक है, इसे और पढ़ लेते हैं ध्यान पूर्वक। प्राचीन काल में शिक्षा का लक्ष्य चारों वेदों का पूर्ण ज्ञान तथा दर्शन, गणित, विद्या, इतिहास, पुराण का ज्ञान था। वैदिक भारत के पाठ्य विषय व्यापक थे। पूर्व वैदिक काल में वेद मंत्र, इतिहास आदि पाठ्य विषय थे। उत्तर वैदिक काल में वेदों की व्याख्याओं एवं ब्राह्मण ग्रंथों को पाठक विषय में सम्मिलित किया गया है। उपनिषद और सूत्र युग में वेदांगों, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त के अलावा अनेक विज्ञानों की शिक्षा को प्राप्त करने आए हुए संत कुमार से कहते हैं कि उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 5 वेद के रूप में इतिहास, पुराण, वेदों के अर्थ विधायक ग्रंथ, पितृविद्या, राशि विद्या, देव विद्या, ब्रह्मा विद्या, भूत विद्या, धनुर्विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या एवं देवजन विद्या का अध्ययन किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आन्वीक्षिकी और क्या कहते हैं तर्कशास्त्र, वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, और वार्ता, कृषि और पशुपालन, दंड नीति, राजनीति शास्त्र का उल्लेख हुआ है। वायु पुराण में 18 विधाओं का वर्णन हुआ है। इनमें 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र को शामिल किया गया है। मत्स्य पुराण में भी व्याकरण 6 अंगों सहित 4 वेद, पुराण, न्यायशास्त्र, मीमांसा और धर्मशास्त्र का उल्लेख हुआ है। कालिदास ने भी रघुवंशम में 14 विधाओं, धारा, वेद, 6 वेदांग, मीमांसा, न्याय पुराण और धर्मशास्त्र का वर्णन किया है। गरुड़ पुराण में 4 विधाओं को और जोड़ा गया है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद एवं अर्थशास्त्र। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में 4 वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, गणित, ज्योतिषी, 6 वेदांग, निरुक्त, काव्यशास्त्र,
शिल्प, शिक्षा, राजशास्त्र आदि अध्ययन के प्रमुख विषय थे। क्षत्रियों को हस्ती, अश्व, रथ, धनुष की शिक्षा में प्रवीण किया जाता था। वैश्यों की शिक्षा के संबंध में मनु का कथन है कि इन्होंने 3 वेदों के अध्ययन के अतिरिक्त व्यापार, पशुपालन, कृषि, विभिन्न रत्नों, मूंगों, मोतियों, धातु आदि के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्राचीन भारत के राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राजा की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। शासन की सफलता राजाओं की योग्यताओं पर निर्भर करती थी। यही कारण है कि प्राचीन मनीषियों ने राजा को योग्यताओं पर प्रकाश डालते हुए उन विधाओं का उल्लेख किया है जिनका अध्ययन उसके लिए अनिवार्य था। साधारणतः राजकुमारों की शिक्षा हेतु शिक्षकों की अलग से नियुक्ति की जाती थी। गौतम के अनुसार राजा को 3 वेदों, आन्वीक्षिकी का ज्ञाता तथा अपने कर्तव्य पालन में वेदों, धर्मशास्त्रों, वेद के सहायक ग्रंथों, उपवेदों और पुराणों का आश्रय लेना चाहिए। मनु और याज्ञवल्क्य ने राजा को 3 वेदों का ज्ञाता, आन्वीक्षिकी, दंड नीति एवं वार्ता के संबंध में जानकारी रखने का निर्देश दिया गया है। तो ठीक है, आपका पैराग्राफ ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है। अब देखते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चन। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? हमें इसका शीर्षक बताना है कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका शीर्षक क्या था? प्राचीन भारत में अध्ययन के विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस विषय की शिक्षा दी जाती थी? तो किस विषय की शिक्षा दी जाती थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिषी सभी की। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद त्रय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया? तो किसे शामिल नहीं किया? अर्थवेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किस विषय का उल्लेख नहीं किया गया था? तो किस विषय का उल्लेख नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रसायन शास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र में कौन सा समास है? तो काव्य शास्त्र में कौन सा समास होगा भाई? तो तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। अब क्या है देखते हैं, आपका एक इंग्लिश का पैसेज आता है और जहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखे हुए वहाँ पे उस ऑप्शन को क्या करना होता है? फिट करना होता है। तो मैन इज अ सोशल एनिमल, हैंस शोइंग अ बिहेवियर इज इक्विवेलेंट टू शोइंग एन एनिमल बिहेवियर। तो पहले जैसे 91 लिख रहा है तो क्वेश्चन नंबर 91 में करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? विसिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 92 में इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 जो है यहाँ पे वैल्यूज एंड रिड्यूस द। तो 93 में राइट आंसर क्या आने वाला है इसका? टेंडेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। अब देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ए टोडलर्स ब्रेन प्रीटी मच फुली डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 3। तो इसका कौन सा राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 94 में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है हमें, इसका एंटोनियम बताना है। एसोल्ट का एंटोनियम मतलब उल्टा क्या होता है? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिफेंड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का क्या बताया था आपका राइट आंसर क्या है? डी। एसोल्ट क्या है? एक वर्ब है। इसका जो मतलब होता है वो होता है हमला करना। तो हिट, स्ट्राइक ये तो सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। तो जो इसका राइट आंसर है डिफेंड, ये भी एक वर्ब है और इसका क्या होता है? कोई हमला करेगा तो उसका उल्टा बचाव करना। तो प्रोटेक्ट, फ्रॉम, हार्म इसके क्या है? ये सब वर्ड्स है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट पोर्शन रीजनिंग। आप देखो RST ये वर्ड्स दिए गए से जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार GHI का संबंध बताना है। तो देखो यहाँ 3 शब्द है और यहाँ कितने? 6। तो मतलब एक वर्ड के 2 शब्द होंगे। ठीक है। तो R का जो नंबर होता है वो होता है 18, S का होता है 19 और T का होता है 20। तो G का क्या होता है? 7 और H का होता है 8 और I को होता है 9। तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। एक कथन और 2 तर्क हैं, 1 और 2 दिए गए हैं और हमें क्या करना है? इस कथन को पढ़ना है पहले। तो कथन है, क्या निजी क्षेत्रों को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो हमें बताना है कि अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।
ठीक है। तो हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है नहीं। अस्पतालों को निजी हाथों में रखना क्या है, खतरनाक है। तो देखो, ये तो एक तुलना की जा रही है, तो ये वैसे भी राइट नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि निजी अस्पतालों को अगर निजी हाथों में दे दिया जाए तो खतरनाक होता है, ऐसा नहीं होगा। तो उसका 97 का राइट आंसर क्या होगा, ना तो एक और ना ही दो तर्क क्या है, मजबूत है। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं कि शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। तो गणतंत्र दिवस कब था, शुक्रवार के दिन था। तो अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है। तो इस 15 तारीख में को जो है कौन सा दिन होगा। तो अगले महीने की 15 तारीख का हमें दिन निकालना है, ठीक है। तो इसका जो क्या इसका अगला दिन क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कोड भाषा में SEISMO को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अब हमें बताना है कि इसे क्या लिखा जा सकता है। तो देखो, एस का क्या बनेगा, टी। यहाँ भी ई है, दूसरे पोजीशन पे भी ई लिखा है। अब आई का इधर क्या बन गया, जे। फिर नेक्स्ट वर्ड सेम है। एम का क्या बन गया, एन। फिर ओ है, यहाँ भी ओ है। ठीक है। तो एक वर्ड छोड़ के जो है चेंजेस आ रहा है। तो ई का क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है। अब ए ऐसे ही रहेगा, दूसरे शब्द का कुछ नहीं करना। आर का क्या हो जाएगा, एस। टी ऐसे ही रहेगा। एच का क्या हो जाएगा, आई। और डी ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अन्नू जो है बाली की बहन है। तो जो अनु है ये किसकी बहन है, बाली की। ठीक है, ये बहन होगी। कोमल जो है बाली की माँ है। तो बाली की माँ कौन होगी, कोमल होगी। ठीक है। तो कोमल जो है बाली की माँ है। दीनू जो है कोमल का पिता है। तो कोमल का पिता कौन हो गया, दीनू। ठीक है। ईयान जो है दीनू की माँ है। तो दीनू कहाँ है, ये दीनू की माँ कौन है, ईयान। ठीक है। अब ये करके ऐसे करके आपका क्या बन जाएगा, ये बन गया आपकी जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अन्नू जो है दीनू से किस का संबंधित है, ये रिश्ता बताना है हमें। तो ये रिश्ता अन्नू का दीन। तो अन्नू जो है दीनू का क्या लगा, तो हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 100 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, या तो पोती लगी या नातिन लगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। तो आज जो है हमने बस मैथ का पोर्शन छोड़ के लगभग 20 क्वेश्चंस को स्किप करके लगभग 100 कम क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। तो जो इसका प्रैक्टिस सेट जो 1 है वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। और आपका जो मैथ वाला है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैथ से हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। क्योंकि जो ग्राफ है वो 10 नंबर का आने वाला है। ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। और अब यदि आप और किसी की बुक का जो है प्रैक्टिस सेट करवाना चाहते हैं तो उस बुक का नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।